बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू FS तार। लास्ट टाइम हमने कुछ चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इसके अलावा हमने करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर पढ़ा था। इसके बाद एग्जांपल वगैरह थी। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ करंट, कि हमारे पास करंट का सोर्स होता क्या है। पहले तो हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। इसी के रिलेटेड हम एक और टर्म देते हैं सोर्स ऑफ EMF, ठीक है कि नहीं बच्चों, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे आएगी। अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज सोर्स ऑफ करंट। इससे पहले ये देखना है कि हमारे पास जो करंट है वो फ्लो क्यों होता है। मसलन सपोज करें ये कोई हम कह दें कि लकड़ी वगैरह है यहाँ पे पड़ी हुई है, मैंने यहाँ पे बॉल रखी है। अगर मैं आपसे पूछूंगा ये बॉल किसकी तरफ जाएगी, तो आप कहेंगे ये लकड़ी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो ये किसी तरफ भी नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी लकड़ी को ऐसे रख दूं और बॉल को ऐसे रखूं और ये पॉइंट 1 हो, ये पॉइंट 2 हो, तो बॉल 1 से किसकी तरफ जाएगी? 2 की तरफ जाएगी। सिंपल सी बात है। असल में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ हाइट यानी डेल्टा H कितने का है? 0 का है। और यहाँ पे डेल्टा H 0 का नहीं है। यानी जब यहाँ पे डिफरेंस इन हाइट नहीं है तो बॉल मूव नहीं करेगी, जब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ हाइट है तो बॉल मूव करेगी। इसका मतलब ये है इस बॉल को मूव करवाने के लिए आपको दो एंड्स के दरमियान में डिफरेंस ऑफ हाइट रखना पड़ेगा। अब ये भी देखा जाए तो ये बॉल 1 से 2 की तरफ मूव करेगी, लेकिन 2 से कभी भी 1 की तरफ नहीं आएगी। इसका मतलब ये चीज़ हमेशा किधर से किसकी तरफ मूव करेगी? हाई से लो की तरफ मूव करेगी, कभी भी लो से हाई की तरफ मूव नहीं करेगी। तो अगर बॉल को मूव करवाना है तो यहाँ पे हमें हाइट के दरमियान में डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम सेंस में अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक का टेम्परेचर हाई है दूसरे का लो है, अपन दोनों को कंबाइन कर दें तो तब तक टेम्परेचर हाई बॉडी से लो बॉडी की तरफ फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब इनकी हाइट इक्वल हो गया है तो बॉल का फ्लो क्या हो गया? रुक गया है। असल में इसी तरह ही अगर दो बॉडी जिनका टेम्परेचर सेम नहीं है उनको कंबाइन किया जाएगा तो टेम्परेचर तब तक फ्लो करता रहेगा अगर आपके पास दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। अब जैसे ही टेम्परेचर इक्वल होगा वहाँ पे टेम्परेचर का फ्लो 0 हो जाएगा, टेम्परेचर फ्लो करना बंद कर देगा। अब इसको और सेंस में लेते हैं कि हमारे पास, हम ये चाहते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास घरों में पंखा है या मोटर वगैरह है या बल्ब वगैरह है, अगर हम इनको ऑन करते हैं तो बिजली नहीं है तो ये ऑन नहीं होंगे। रीज़न क्या है? अगर पीछे से बिजली की सप्लाई आ रही है तो इसका मतलब हाई टर्मिनल हमारे पास है तो करंट फ्लो करेगा। अगर बिजली की सप्लाई बंद हो गई है तो हमारे पास असल में पंखा, बल्ब या मोटर, उन दोनों के जो दोनों टर्मिनल हैं यानी दो जो तारें होती हैं उन दोनों का पोटेंशियल क्या होता है? सेम। इस वजह से उस तार में से करंट गुजर के मोटर तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करता। अब हमारे पास काम क्या है कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ करंट पढ़ना है। सोर्सेज ऑफ करंट से पहले ये समझ लें कि करंट हमारे पास क्या है। करंट के लिए दो टर्मिनल चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए होता है, एक नेगेटिव चाहिए होता है। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसे हम कहते हैं हाई टर्मिनल, जो नेगेटिव होता है इसे हम कहते हैं लो टर्मिनल। तो जो करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। अब क्वेश्चन ये है कि करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमने ड्रा किया है, ये कन्वेंशनल करंट है या इलेक्ट्रॉनिक है करंट है हमारे पास। तो ये बच्चों याद रखें, ये हमारे पास होता है कन्वेंशनल करंट यानी रिवायती करंट है। इलेक्ट्रॉनिक असल में नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, कन्वेंशनल करंट। और करंट का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये हाई होता है और जो नेगेटिव होता है ये हमारे पास क्या होता है? लो। इसको हम हाई टर्मिनल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? लो टर्मिनल। अब देखें बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो होता रहे, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि करंट किस तरह फ्लो होता रहे? कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ करंट, कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ करंट। उसके लिए हमें एक चीज ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि अगर हम ये चाहते हैं कि करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो होता रहे तो हमें कॉन्टिन्यूसली एक एंड हाई रखना पड़ेगा, दूसरा एंड लो रखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम ये चाहते हैं कि बॉल कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव 1 से 2 की तरफ जाती रहे तो हमें 1 हाई रखना पड़ेगा, 2 लो रखना पड़ेगा। तो ये करंट कब तक फ्लो होता रहेगा? अगर आपके पास में दोनों एंड्स के दरमियान में क्या है? डिफरेंस है। डिफरेंस किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है कि नहीं? यानी कि अगर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होगा बिटवीन टू एंड डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल,
तो करंट फ्लो करता रहे। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सेल खत्म हो गया है, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बच्चों कभी खत्म नहीं होते, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो खत्म हो जाती। तो ये याद रखें, असल में जब सेल खत्म होता है तो उसके दोनों टर्मिनल इक्वल पोटेंशियल पे आ जाते हैं। तो ये याद रखना है, अगर कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ करंट चाहते हैं तो आपको इनके दरमियान में एक डिफरेंस क्रिएट करके रखना पड़ेगा। और वो डिफरेंस कौन सी चीज़ें क्रिएट करती हैं, मसलन सेल फोन के अंदर बैटरीज हैं, ये भी असल में जो बैटरी यूपीएस की बैटरी है, उसके अलावा ये जो बिजली आती है, यानी असल में जितनी भी चीज़ें हैं जिनसे आप करंट लेते हैं उनके जो दो टर्मिनल होते हैं उनके दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। मसलन बैटरी लें, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हैं कि उससे करंट कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक दोनों में क्या होगा, डिफरेंस। अगर दोनों टर्मिनल सेम एंड पे आ जाएं, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, तो आपके पास यहाँ पे करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये हमारे पास है। अब इसको अचीव कैसे किया जाता है, बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ, मसलन सोर्स ऑफ ईएमएफ का मतलब क्या है, यानी कि आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एक सोर्स लगाना पड़ेगा जो असल में क्या काम करेगा, कॉन्टिन्यूसली आपके पास इन दोनों एंड में क्या रखेगा, डिफरेंस, जिसकी वजह से करंट क्या होता रहेगा, फ्लो। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। इनको अचीव करने के लिए हम सेल्स यूज करते हैं, जनरेटर भी सिंपल यही काम करता है। बिजली है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है तारों के अंदर, उनको सिर्फ ड्राइव करवाने के लिए हमें एक एंड हाई रखना पड़ता है, दूसरा एंड लो। जैसे यहाँ पे बॉल है, लेकिन उसको ड्राइव करवाना तो एक एंड हाई रखना पड़ेगा, दूसरा एंड लो रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहेगा। अब सोर्सेज ऑफ ईएमएफ हमारे पास काफ़ी तरह की होती है। हमारे पास सेल्स भी होते हैं। सेल आपके पास दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी सेल्स होते हैं, दूसरे सेकेंडरी सेल्स होते हैं। सेल से आप ले सकते हैं। अब जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, याद रखें, ये इसकी जो आउटपुट आएगी हमेशा आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी। लेकिन ये कर किसको रहा होगा, ये आपके पास किसी फर्ज करें केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होगा, मैकेनिकल को कन्वर्ट कर रहा होगा, हीट को कन्वर्ट कर रहा होगा। इस तरह आप कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी भी कन्वर्ट करके दे सकता है। इसके अलावा आपके पास ये है केमिकल एनर्जी भी कन्वर्ट करके दे सकता है। केमिकल असल वो यूज़ होते हैं आपके पास सेल के अंदर, बैटरीज के अंदर, ठीक है कि नहीं। जिस तरह आप वहाँ पे H2SO4 भी डाल देते हैं, पानी भी डालते हैं यूपीएस की बैटरीज में, इसी तरह आप पास हीट को भी कन्वर्ट करके देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम कह देते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ डिवाइसेस वगैरह, जो किस में कन्वर्ट करके देते हैं, आउटपुट क्या हो रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होते हैं प्राइमरी सेल्स और दूसरे हमारे पास होते हैं सेकेंडरी सेल्स। जो प्राइमरी होते हैं ये एक बार खत्म हो गए, बस खत्म हो, जिस तरह क्लॉक का सेल है, यानी दोबारा आप इनको चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन जो मोबाइल की बैटरी से होती है वो सेकेंडरी होती है। अब ये जो होते हैं ये नॉट रिचार्जेबल, और ये आपस क्या होते हैं, चार्जेबल। अब जो सेल्स होते हैं, सेल्स क्या काम करते हैं आपके पास के सेल असल में क्या कर रहा होता है, आपस केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके दे रहा होता है। तो केमिकल एनर्जी को हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ई फॉर इलेक्ट्रिकल, ई फॉर एनर्जी। अब जो प्राइमरी सेल है ये रिचार्जेबल नहीं है, लेकिन सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल है। अब बच्चों रिचार्जेबल तो चीज़ तब होगी ना अगर फर्ज करें कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चला गया है और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में आया, इसका मतलब काम दोबारा से वही स्टार्ट हो गया, और ये तो होता ही हमारे पास सेकेंडरी में। असल में इनमें रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन, और इनमें इरिवर्सिबल, यानी कि एक बार हो गया बस दोबारा ये रिएक्शन वापस नहीं आएगा। यानी इसमें पहले रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जाती हैं, फिर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में आ सकते हैं, लेकिन इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चली गई दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो ये हमारे पास सेल्स होते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड हमारे पास जो है वो जनरेटर वगैरह होता है। जनरेटर क्या काम करता है, जनरेटर असल में मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये भी सोर्स ऑफ ईएमएफ, यानी इससे भी हम बिजली ले लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास थर्मोकपल होता है। थर्मोकपल हमारे पास क्या काम करेगा, वो हीट को हमारे पास थर्मोकपल, यानी ये हीट को हमारे पास किस में कन्वर्ट करके देगा, एनर्जी में।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हीट हमारे पास किस में आएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह ही हमारे पास सॉरी, हीट हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह हमारे पास जो सोलर सिस्टम है वो क्या काम करता है, सोलर एनर्जी या सनलाइट को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करके देता है, हीट में। तो ये हमारे पास सोर्सेज होते हैं, किसके सोर्सेज होते हैं, ईएमएफ के। यानी कि ये सिर्फ आपके पास समझने के लिए टॉपिक है, इसमें से आपने तैयार कुछ नहीं करना, बस 1-2 एमसीक्यूज तैयार करने हैं। और ये याद रखना है कि अगर करंट का कॉन्टिन्यूस फ्लो चाहते हैं तो हमें कॉन्टिन्यूसली 2 पॉइंट के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा, जिसकी वजह से हम ये काम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, करंट का कॉन्टिन्यूसली फ्लो क्रिएट करवा सकते हैं ताकि वो करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहे। तो हमारे पास पहला सेल्स आया केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, दूसरा जनरेटर आया मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, थर्ड थर्मोकपल आया हीट को इलेक्ट्रिकल में। इसके अलावा पास सोलर सिस्टम आएगा, वो सोलर सेल्स होते हैं, वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमारे पास सोलर सेल्स लिख लें। 4th पॉइंट आएगा सोलर सेल्स। ये किसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपके पास सनलाइट को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमारे पास कुछ सोर्सेज ऑफ ईएमएफ है। तो ये हमारे पास सोर्सेज ऑफ ईएमएफ है और सोर्सेज ऑफ करंट भी ये है, क्योंकि अगर सोर्स ऑफ ईएमएफ होगा तो वहां पे कॉन्टिन्यूसली फ्लो ऑफ करंट आएगा। इससे नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो आपके पास है इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ करंट हम पढ़ते हैं कि करंट के इफेक्ट मसलन क्या क्या है, यानी कि करंट अगर किसी जगह से गुजरता है तो किस तरह के इफेक्ट्स क्रिएट करवाता है। यानी फर्ज करें आप इन इफेक्ट को अगर देख लें तो आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे करंट गुजरा होगा। मतलब यानी अगर मैं आपको कह दूँ, सपोज करें पंखा चल रहा है जी, फर्शी पंखा ही है, वो थोड़ी देर चलता रहे तो उसके पीछे अगर आप हाथ लगाएं तो आपको वहाँ पे हीट पैदा मिलती है। यानी आप अगर हाथ लगाएंगे तो आपको गर्म मिलेगा वहाँ पे। अब गर्म जो है वो चीज़ 2 तरह से है, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें वहाँ अभी तो गुजरा है हमें पता करंट, दूसरा तरीका क्या है कि क्या पता वहाँ पे आग लगी हो अंदर, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। पैदा हीट हो रही है लेकिन उसके 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो यहाँ पे आग लगी हो सकती है या यहाँ से वो करंट गुजरा होगा। मसलन अगर फ़र्ज़ करें वहाँ से करंट गुजर रहा है और आपको नहीं पता, आप जाके हाथ लगाते लेकिन आपको इतना पता गर्म था, तो क्या पता वहाँ पे आग की वजह से हीट ना हो, वो गर्म शायद करंट के गुजरने की वजह से हो, तो आपको अल्लाह ना करे वहाँ करंट लग जाए। तो इस तरह आप इन इफेक्ट्स को देख के समझ जाएं कि यहाँ पे करंट है, यहाँ से हमने बच के गुजरना है। तो हमारे पास अभी जो टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ करंट। सबसे पहला जो इफेक्ट है वो है हीटिंग इफेक्ट। कि हीटिंग इफेक्ट हमारे पास क्या होते हैं, जो हीटिंग इफेक्ट है, मसलन मैं फर्शी पंखे की एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर वहां से करंट गुजरता रहे तो थोड़ी देर के बाद आप हाथ लगाएंगे तो आपको वो गर्म फील होगा। असल में गुजरा तो वहां पे करंट है लेकिन पैदा की हुई है हीट, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। मसलन अब वहां पे क्वेश्चन ये कि हीट क्यों पैदा होती है। सपोज करें कि ये आपके पास कोई कंडक्टर है और ये उसके अंदर आपके पास एटम्स की अरेंजमेंट है, ये उसके एटम्स हैं पड़े हुए, ये एटम्स आपके पास कंडक्टर के एटम्स हैं। अब हमें ये पता है कि एटम जो है वो हमेशा क्या करते रहते हैं, वाइब्रेशन, यानी कि एटम अपनी जगह पे फिक्स नहीं होते, क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेशन। अब हम इफेक्ट किसके पढ़ने जा रहे हैं, करंट के। अब जब करंट गुजरेगा तो करंट किसकी वजह से गुजरेगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनके पास कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये मूव करके जाएंगे तो करंट गुजर रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इलेक्ट्रॉन जो हैं जाके टकराएंगे एटम के साथ, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलाइड करता है किसके साथ, आपके पास एटम के साथ, तो कोलाइड विद एटम्स। एटम किसके, एटम ऑफ द कंडक्टर। अब जब ये उसके साथ कोलाइड करेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आप भागते जाएंगे आके दीवार से लगे, जब आप दीवार से लगेंगे तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसका मतलब कुछ पार्ट आपकी एनर्जी का दीवार में ट्रांसफर हो गया। तो इसी तरह ही इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे एटम के साथ तो इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी किसको, एटम्स को। तो ये सम ऑफ पार्ट्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टू द एटम, to the atoms।
अब कुछ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो एटम को मिल जाती है, तो एटम की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो एटम के असल में जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। तो आप कह देंगे इलेक्ट्रॉन जब अपनी एनर्जी एटम को देंगे तो एटम की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, लेकिन किस फॉर्म में बढ़ी है? वाइब्रेशनल की फॉर्म में क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। अब जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी उतनी वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी। अब जितनी इनकी वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ये ज़्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और हमें ये पता है कि ये टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन। ये हमने चैप्टर नंबर 11 में रिलेशन स्टडी किया हुआ है। तो जब इनकी वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। और इसीलिए जब हम पंखे को हाथ लगाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया होता है, हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे हीट पैदा होगी है। वो हीट किसकी वजह से होती है? टेम्परेचर। और किसकी वजह से होती है? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी? वाइब्रेशन। और कहाँ से आती है? इलेक्ट्रॉन से। किन की होती है? इलेक्ट्रॉन की असल एनर्जी होती है जो किन को मिली होती है? एटम को। और एटम क्या करते हैं? वाइब्रेट। और वही हमें हीट की फॉर्म में मिलती है। तो ये हमारे पास आ जाता है। अब जो हीट है वो एक एनर्जी की फॉर्म है। अब हीट कितनी पैदा होगी? फ़र्ज़ करें H हीट है। हमें पता है अगर पंखा थोड़े टाइम के लिए चलेगा तो हीट थोड़ी पैदा होगी, अगर पंखा ज़्यादा टाइम के लिए चलेगा तो हीट ज़्यादा पैदा होगी। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। अगर थोड़ा टाइम होगा तो हीट थोड़ी पैदा होगी, अगर ज़्यादा टाइम होगा तो हीट ज़्यादा पैदा होगी। इसी तरह ही अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये एटम भी नहीं है, ये एटम भी नहीं है, ये एटम भी नहीं है, तो ये एक से टकरा के निकल जाएगा आसानी से, तो अपनी एनर्जी कम लूज़ करेगा। अब एटम जितने ज़्यादा हो जाएंगे रुकावट उतनी ज़्यादा होगी, जितनी रुकावट ज़्यादा होगी ये इलेक्ट्रॉन उतनी बार टकराएगा, उतनी बार अपनी एनर्जी ज़ाया करेगा, तो उतनी ही आपके पास हीट ज़्यादा पैदा होगी। इसका मतलब जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हीट ज़्यादा पैदा होगी। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है तो हीट कम पैदा, अगर दो हो गए ज़्यादा, तीन हो गए और ज़्यादा, चार हो गए और ज़्यादा। असल में जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं, करंट ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे हीट भी ज़्यादा। तो असल में तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होता है, आई, आर और टी। लेकिन यहाँ पे आई नहीं है, आई का स्क्वायर है। मसलन करंट 2 गुना बढ़ेगा तो एनर्जी 4 गुना बढ़ेगी। तो ये करंट आई का स्क्वायर है, तो इसका हम प्रूफ नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे। यानी कि हीट जो पैदा होने वाली है वो इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस एंड द टाइम ड्यूरिंग विच द करंट फ्लोज। तो इसको हम कहते हैं, हमारे पास ये जॉल्स लॉ है, जॉल्स हीटिंग लॉ, ये जॉल्स हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि व्हाट इज जॉल्स लॉ। तो ये हमारे पास जॉल्स लॉ। इसकी स्टेटमेंट क्या है? कहते हैं द हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट रेजिस्टेंस एंड द टाइम ड्यूरिंग विच द करंट फ्लोज। इसकी डेफिनेशन लिख लें, the heat produced is equal to the square of the is equal to the product of the square of current, resistance and time during which current flows। during which current flows। तो ये हमारे पास आ जाता है कि जो करंट होता है, करंट, टाइम और रेजिस्टेंस, इन तीनों का प्रोडक्ट होता है वो हीट के बराबर होता है। यहाँ पे ये हीट है, अगर इसका आपसे यूनिट पूछा जाएगा तो इसका यूनिट आएगा जॉल। तो ये आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास हीट ऐसे पैदा होती है, इसे हम कहते हैं जॉल्स लॉ भी कहते हैं। और ये हमारे पास हीटिंग इफेक्ट। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? हमारे पास घरों में जो इस्त्री यूज़ होती है उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा था। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रिकल केटल्स देखी होंगी, मसलन वो जो कावा वगैरह बनाने के लिए होती हैं, आप इधर से स्विच लगाते हैं, उसके अंदर आप पानी डालते हैं, कावा डालते हैं, वो गर्म होकर चाय सी बन जाती है। तो ये वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा पानी को गर्म करने के लिए भी आपके पास जो रॉड्स आता है वहाँ पे भी यही चीज़ इस्तेमाल हो रही होती है। अब जो सेकंड इफेक्ट है वो इसका है मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट।
अब यहाँ पे जहाँ पे आप लोग हीट देखेंगे आपके जहन में यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, यहाँ तो यहाँ से करंट गुजर रहा है या यहाँ पे आग लगी है, और दोनों ही चीज़ें आपके लिए खतरनाक है, इस वजह से आपने इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना। अब सेकंड इफेक्ट हमारे पास क्या है, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट? मसलन ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इसके ऊपर हमारे पास चैप्टर नंबर 15 पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है, इस वजह से हम इसे यहाँ पे ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ हम एक दो पॉइंट देखेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट, जब चार्ज किसी वायर में से पास करे, मतलब करंट किसी वायर में से पास करे, ये हमारे पास कन्वेंशनल करंट है। कहते जब करंट किसी वायर में से पास करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। मसलन करंट आई है तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो। अब कैसे क्रिएट होगा? आप राइट हैंड में वायर को ग्रिप करें, आपका अंगूठा करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, तो कर्लिंग फिंगर किसकी डायरेक्शन दे देंगे? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, इधर से इनवर्ड और इधर से आउटवर्ड। तो यानी ये इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है कि जब किसी वायर में से करंट पास करता है तो उसके इर्द क्या चीज़ क्रिएट हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, अगर इसमें से करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा गुजरेगा, पैदा होगा। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर करंट ही कम है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, अगर करंट ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा। अब जितना आप तार के करीब होंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जितना उससे दूर होते हैं मैग्नेटिक फील्ड वीक हो। अब तार से फासले को हमने आई का नाम दे दिया। सपोज करें अगर यहाँ पे खड़े हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ये, अगर यहाँ पे खड़े तो मैग्नेटिक फील्ड ये, यहाँ पे खड़े तो जितना आप तार से दूर जा रहे हैं फासला इंक्रीज कर रहा है, और जितना फासला इंक्रीज करेगा ये फील्ड क्या हो जाएगा? वीक। तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। यानी वायर में से करंट गुजरता है तो उसके इर्द मैग्नेटिक फील्ड, ये सिर्फ इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? हमारे पास घरों में जो मोटर्स वगैरह हैं वहाँ पे, पंखों में जो मोटर है वहाँ पे यूज़ होता है। असल में कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। एक मैग्नेटिक फील्ड हम बाहर से अप्लाई करते हैं, वहाँ पे कैंसिलेशन हो रही होती है, एनहेंसमेंट हो रही होती है, तो कॉइल मूव करना स्टार्ट कर दी। ये सारी की सारी डिस्कशन जो है अभी करने का फ़ायदा नहीं है। चैप्टर नंबर 15 में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड पैदा कैसे होता है, सोलेनॉइड क्या होती है, सारी की सारी चीज़ें क्या चीज़ है। और ये चैप्टर नंबर 14 में भी हम इसका पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये दो चैप्टर इसी के ऊपर हैं आपके पास, इन्हीं को स्टडी करना है। जनरेटर को हमने कंप्लीट स्टडी करना है, तो इस वजह से यहाँ पे इसको स्टडी करने का फ़ायदा नहीं है। बस ये याद रखें, वायर में से करंट गुजरते हुए अपने गिर्द क्या चीज़ क्रिएट करवा देता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवा देता है। तो ये आपके पास अभी दो इफेक्ट हमारे पास क्लियर हुए हैं। पहला हमारे पास है हीटिंग इफेक्ट, सेकंड हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट। थर्ड हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हमारे पास केमिकल इफेक्ट क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इंशाल्लाह ताला वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।